बात दूसरी, हकीकत की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। शहर कराची के अंदर 300 के लगभग अफराद बल्दिया की सानिया में जला दिए गए और उसके पीछे जो हाथ थे उनकी किसी हद तक निशानदेही हुई है, पूरी हद तक। ये सानिया कब हुआ? JIT 2000, हम 2020 में खड़े हैं। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। प्रोसिक्यूशन का, पुलिस की जानिब से कौन जिम्मेदार है? सिंध हुकूमत है या नहीं? अगर सिंध हुकूमत है तो हमें ये बताएं कि उन्होंने किस किस के खिलाफ चालान बना के पेश किए गए, उनका बयानिया सरकारी तौर पर क्या है? क्या हर वो शख्स जिसका JIT में जिक्र था वो समझते हैं कि उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए या नहीं? इसके ऊपर कोई सिंध हुकूमत के लोग नहीं बोल रहे। निसार मोराई साहब डॉक्टर साहब हैं, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन कैसे बने, क्यों बनाए गए? फिर JIT ने बताया कि उन्होंने पैसे लिए, पैसे दिए, उसके ऊपर क्या तहकीकात की? कोई एंटी करप्शन की रिपोर्ट मांगी? उजैर बलोच की रिपोर्ट पे बात करने से पहले एक SSP रिजवान साहब भी हैं जिन्होंने 2 अशखास के ऊपर रिपोर्ट लिखी है, एक इम्तियाज शेख साहब और दूसरे भाई सईद गनी साहब, और इन्होंने बड़ा जोर लगा के उसको हटवाया है। सिर्फ हटवाया नहीं, आगे भी कुछ मसले करने की कोशिश की। और कमाल की बात है, जिस तरह उजैर बलोच को पीस अवार्ड दिया गया, अमन अवार्ड दिया गया, जो सरदार इम्तियाज शेख साहब के साथ कॉपरेट करता है, सरदार तगानी साहब, उसको भी अभी अवार्ड दिया गया है, जिस पर मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। वहां भी यही चार्ज है कि पुलिस की वैन्स के जरिए इस्तेमाल होती हैं। फिर अपनी अदलिया को कह रहे हैं कि अवाम आपकी तरफ भी देख रही है इस निजाम में। इसके सिंध हुकूमत ना अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रही है, ना वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जिस तरह हुकूमत में आए हो तो उसके बाद लोगों को उनकी बुनियादी जरूरियात पूरी करो। ये सूबा साफ पानी से महरूम है। इस सूबे में तालीम नहीं मिल रही, जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, जो तालीम का मेयार है वो गिर रहा है। पिछले साल से इस वक्त शरह खानगी 1% कम हुई है, बढ़ी नहीं, बाकी सूबों में बढ़ी है। कराची जैसे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है, बसों को पार्क करने की कोई जगह नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पार्क करने की कोई जगह नहीं है, PFC अवार्ड हुआ नहीं है। मैं ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं आधे घंटे तक गिना सकता हूं कि जिधर इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। इसी तरीके से इन्होंने जो अपनी जिम्मेदारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में, वो भी नहीं पूरी की। ये बड़े शौक से तो कहते हैं कि हमने अमन बहाल किया, लेकिन मैं अपने सिंध के तमाम भाई बहनों से वो वक्त याद दिलाना चाहता हूं जब नवाज शरीफ आया करते थे, रेंजर के इख्तियारात में तोसी का मामला होता था और हर 90 दिन के बाद मसला होता था। आप ये सोचिए
कि ये ऐसी हुकूमत है, पाकिस्तान के किसी सूबे में के किसी शहर में परमानेंट रेंजर की पोस्टिंग नहीं है। ये टैक्स पेयर के ऊपर बोझ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से लेके अब तक 35 साल से ज्यादा हुकूमत कर चुकी है सूबे में, और ये रेंजर्स ना ये गैर मुतहम्मिल है। इस वक्त अमन व अमान की जमानत देने वाला अगर कोई इदारा है वो पुलिस नहीं है, वो रेंजर्स है। रेंजर्स को हटा देंगे, भत्ता भी शुरू करने के लोग तैयार हो जाएंगे, कत्लो गारत और किडनैपिंग भी शुरू हो जाएगी। जिससे कि पुलिस के अंदर न ट्रेनिंग हुई है, ना ऐसे अफसरान आए हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। रेंजर्स और पुलिस में क्या फर्क है? क्या ये कोई दो मुख्तलिफ इंसानों की फैक्ट्री से लोग लेते हैं? फैक्ट्री एक है, एक जगह चुनाव सही होता है, ट्रेनिंग सही होती है, दूसरी जगह चुनाव और ट्रेनिंग सही नहीं होती और पैसे का ध्यान होता है। जो बात बुनियादी तौर पे करना चाहते हैं उजैर बलोच के लिहाज से कि 2 रिपोर्ट्स मंजर आम पे आ चुकी हैं, एक पे 4 सिग्नेचर हैं और एक पे 6 सिग्नेचर है, लेकिन 5 है। एक रिपोर्ट भी है, उसमें भी मुकम्मल सिग्नेचर नहीं है। चेक कर दो फिर, अगर सिग्नेचर की कमी बेसिस है तो क्या इस पे रिपोर्ट रिकलेक्ट होगी? 4 सिग्नेचर बहुत सिग्नेचर होते हैं, बड़े ऑब्वियस है। फेडरल गवर्नमेंट के इदारों ने सिग्नेचर किया, सिंध गवर्नमेंट के तहत जो इदारे आ रहे थे उन्हें इनकार कर दिया। सिंध के अंदर जिस तरह कराची में और शहरी इलाकों में अल्ताफ हुसैन का खौफ था, इस सूबे सिंध के अंदर इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी का खौफ है, और वो बीमारी कोरोना नहीं है। उस बीमारी का नाम करप्शन और करप्शन के बादशाह आसिफ जरदारी है। उसके खौफ इतना ज्यादा है कि लोग घबराते हैं, खासतौर पे वो लोग जो अंदरून सिंध रहते हैं। वो अफसरान को पता है कि क्या होगा। बड़े चैलेंजेस की बात होती है, ये मीडिया मौजूद है और मीडिया को चैलेंज देता हूं कि जाइए हर उस घर की तारीख मालूम कीजिए जो बिलावल हाउस के इर्द गिर्द है, और मालूम कीजिए कि उसका मालिक, उसने घर किसको बेचा। लार्निस का रिकॉर्ड लाइए और दिखाइए कि किस शख्स ने खरीदा और कितने में खरीदा। जिस तरह 2006 के बाद हर शुगर मिल जो सिंध में बिकी, जिसकी तादाद 14 है, हर शुगर मिल आखिर में जाके किधर मिलती है? या ओमनी ग्रुप या जरदारी ग्रुप। क्यों? क्या और किसी को कारोबार करने का सिंध में शौक नहीं? क्या यही तो सबसे बड़े शुगर मिल वाले हैं? इसी तरह बिलावल हाउस के गिर्द लोगों को मजबूर किया गया कि वो मकान बेच दे। अगर ये बात शहर कराची में ज़बाने ज़दे आम थी, इस पूरे शहर कराची ने देखा कि जमहूरियत के दिलदारा लोग सरकारी सड़क पर कब्जा कर लेते हैं। वो जो महबूब है पूरे अवाम के, उनको किस बात का खौफ था कि इतनी इतनी ऊंची दीवारों के पीछे छुपे बैठे। वो ये सब कुछ समझते हैं कि यहां जो गलत कहा जा रहा है
तो मैं समझता हूं कि चैलेंज करें, हम भी चैलेंज करते हैं। और इसके ऊपर मैं समझता हूं कि एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इन दोनों GITs के ऊपर, कि लोगों का एतबार खत्म हो रहा है रूल ऑफ लॉ पर और इंसाफ पर। जब 300 लोगों को जला दिया जाए और इंसाफ ना हो, तो एक आम शख्स का अगर मर्डर होगा तो उसको कितने दिनों में इंसाफ मिलेगा? ये इतना बड़ा सवालिया निशान है जो हर पाकिस्तानी घर में आज पूछा जा रहा है। फिर देखते वो हैं कि एक और शख्स भी है जो जिसके ऊपर हाथ था जरदारी साहब का, जिस तरह लियारी गैंग वॉर के पीछे उजैर बलोच पे हाथ था, एक और शख्स पे भी हाथ था, और पता नहीं किस किस का हाथ है। उस आदमी पे भी 400 कत्ल का इल्जाम है। वो वर्दी भी पहने हुए, रावनवाल उसका नाम है, वो SP था जिसको IG भी नहीं हिला सकता था। ऐसी पुलिस फोर्स जिसमें एक छोटा अफसर उसको हिला ना सके, वो पुलिस का निजाम कैसा? ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सईद गनी साहब आके और मुर्तजा वहाब BMW, जरा मुझे ये तो बता दें कि मुर्तजा भुट्टो के कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? बताएं, वो तो पुलिस की गोलियों से मारा था। सवाल ये मैं पूछता हूं कि आओ बताओ कि पुलिस के ऑपरेशन का ऑर्डर किसने दिया था? फिर फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया था? फिर वो जो पुलिस वाले ने खुदकुशी की वो क्यों की? और आज तक उसकी इंक्वायरी के ऊपर किसी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया? मुर्तजा भुट्टो इनके बानी जुल्फिकार अली भुट्टो का वाहिद सबूत था जिसको हक था भुट्टो इस्तेमाल करने का। नाम जब जिस वक्त हुआ था मैं वो बता रहा हूं, उस वक्त चश्मो चिराग था इनके चेयरमैन का। क्यों खामोश रहे? हुकूमत में थे, बाद में फिर आए हुकूमत में। कितने साल और गुजरेंगे जब तुम बताओगे इस मुल्क के लोगों को कातिल कौन है? रावनवाल क्यों बाहर है? उसका केस कब चलेगा? कब उन लोगों को जस्टिस मिलेगा जिनके ऊपर, जिनका इल्जाम इस शख्स के ऊपर है? मैं माजी में भी कह चुका हूं और आज भी दोहरा रहा हूं, को इतना अर्जा ना समझा जाए कि उसको सईद गनी साहब रद्दी के कागज के मुताबिक समझते हैं। तो फिर GIT बनाते क्यों हैं? तो ये GIT खत्म कर देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के अवाम से जो वादा किया है वो ट्रांसपेरेंसी का किया। हम इस ट्रांसपेरेंसी का सबूत दे चुके हैं और आइंदा भी देते रहेंगे कि जब कोई कमेटी आएगी, बनाई जाएगी, उसके तमाम तर हकायक अवाम के सामने पेश कर देंगे और उसके ऊपर मुस्बत एक्शन भी लेंगे और उसके नताइज में हम समझते हैं हम इदारे बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त इस मुल्क में इदारों का फुकदान है जिसकी वजह से ये फायदे उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं, मैं सईद गनी साहब के बयान को मुस्तरद करता हूं कि चाहे वो रिपोर्ट डाकिया दे के गया हो, मोटरसाइकिल सवार दे के गया हो या कोर्ट से निकाली गई हो,
बात ये जो उसके अंदर लिखा हुआ है और उस पे 4 सिग्नेचर मौजूद है वो फेक नहीं हो सकती। जब वो फेक नहीं है तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बाकी 2 हजरात उस पर क्यों नहीं साइन करने को तैयार थे। मैं समझता हूं ये सवाल कि हम जुल्फिकार मिर्जा को डिफेंड करें, हम क्यों जुल्फिकार मिर्जा को डिफेंड करें? जुल्फिकार मिर्जा को तो आप डिफेंड करें। सबसे ज्यादा वक्त उसने आपके साथ गुजारा है। जो चार्जेस लगा रहे हैं, जिस वक्त के लगा रहे हैं, वो सब आपके दौर में हुए हैं। हम तो उसे मर्द हुर समझते हैं कि उसने अलम बगावत बुलंद किया, आपका कत्था छट्टा खोला और आपसे अलहदा हो गया। अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है तो आप इतने अरसे से खामोश क्यों? इसका जवाब दे दो। डरते हो कि उसको बहुत कुछ मालूम है इसलिए खामोश हो, यही वजह समझ में आती है। और वो जो बात कहते हैं वो कितनी गिरी हुई बात करते हैं। वो जफर मिर्जा का बेटा है, जस्टिस जफर मिर्जा। अगर उसने जरदारी को इज्जत दे दी ये कह के कि मेरे तन पे जो कपड़े हैं, वो उर्दू का मुहावरा है, इसका वो लफ्ज ही ले लिया। हम तो वो भी जानते हैं कि हाकिम अली जरदारी क्या था। हम लोगों के माँ बाप जो गुजर चुके हैं उनकी बातें नहीं करते, वरना कहने को बहुत कुछ है। जिंदों के लिए जब इतना कुछ हो तो मुर्दों पे क्यों जाया जाए? और जो बात करते हैं कि अली जैदी के, भाई तुम्हारे पास तुम कहो तो जायज, तुम तो एक लिखी हुई किताब का जिक्र कर लेते हो कि उसने लिख दिया तो सही होगा। जो तुम लोगों के बारे में लिखी हुई किताबों में आया, कॉन्डिला राइस की किताब में वो जो आर्टिकल जिसके ऊपर आप वो एक खातून से नाराज हुए, उसने जो कुछ लिख दिया, क्या मैं बयान करूं वो सब चीजें जो और लिखते हैं, फिर आप तिल मिला जाओगे। उससे जवाब नहीं है। जाओ सू करती या सू करो, आप भी सू कर दो। जिसने अखबारों में इंग्लैंड में लिखी हैं वो जिसने नहीं पढ़ा जाके पढ़ ले। बीबी बॉयज क्या एक्शन लिया था? वो सब कहानियों पे भी एक्शन लें जो इनके इस वक्त के चेयरमैन के ऊपर आई हैं कि क्या क्या करते थे या क्या करते हैं। तो ऐसी बातें ना कहें, मुंह में ज़बान हम भी रखते तो ये इल्जामात मुस्तरद भी करते हैं और हम समझते हैं कि जो मौजू है उस पर रहिए। जो जमीन पे हकाइक हैं उनको ऊपर से पर्दा चाक कीजिए और जो मुल्जिम है उसको कैफरे किरदार के ऐसी सजा दिलवाइए कि आइंदा ऐसा जुर्म कोई करने का सोचे भी नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे? सवाल लेते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आज मेरे ख्याल से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है कोविड के बाद और उसके ऊपर भी बहुत कुछ कहने को है, लेकिन आज कुछ अहम मामला हैं उसके ऊपर हम बात। और मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ इन चीज़ों को और जाहिर है कि पिछले 30 दिन में बाहर नहीं निकल सका। बहुत सारे मसाइल हैं मेरे शहर कराची के, मेरे सूबे सिंध के, जो चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान मैंने एक चीज़ देखी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आजकल हम देख रहे हैं कि एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के तमाशे के अंदर उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया। और हम ये भी देख रहे हैं कि वो लोगों को कोशिश कर रहे हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को किसी और सिमत जो है वो लेकर जा रहे हैं। और 3 शख्सियात हैं जो कि रोज़ाना बैठकर यहाँ पर अपने लीडरान की, जिसमें नाम साफ लिया जाए आसिफ अली जरदारी की, बैठकर यहाँ पर जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए यहाँ पे बैठकर उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं।
और सिर्फ आसिफ अली जरदारी के तर्जुमानी नहीं, ज़ाहिर है वो तो उनके लीडर हैं, उसके साथ साथ एक गैंगस्टर की भी जो है वो तर्जुमानी कर रहे हैं उज़ैर बलोच की। और तीनों बड़ी अहम शख्सियात हैं। एक साहब तो वो हैं जिनके पास लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, जो कि इस वक्त सूबे की तबाह तरीन मिनिस्ट्री है। दूसरी मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये वो मिनिस्ट्री है जो मेरे ख्याल से अगर पूरी दुनिया के अंदर भी देखी जाए तो जितना तबाह हाल तालीम का सूबे सिंध के अंदर है, शायद पूरी दुनिया के अंदर ये हालात जो हैं वो तालीम के इस वक्त आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और तीसरे साहब एडवाइजर, जिनका काम ये है कि सूबे के अंदर वजीर आला को, इनके मिनिस्टर्स को कोई बेहतर मशवरे दें, कोई निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई ढंग के काम की बात करें। रोजाना यहाँ पर बैठकर पै करते हैं। मेरा यह सवाल है कि जो तीन अफराद हैं इनकी परफॉर्मेंस क्या है, इनकी पिछले 12 साल परफॉर्मेंस क्या है जो कंटिन्यूस बेसिस रहे हैं, इनके बारे में जरा मालूमात तो की जाए, इनके बारे में जरा तहकीकात की जाए कि माशाल्लाह आज जो ये अरबपति हो गए तीनों, ये अरबपति किस तरीके से हुए हैं। जब ये पीपल्स पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी उस वक्त इनके पास कितनी जायदाद थी, आज इनके पास कितनी जायदाद है। अपने लीडरान की तर्जुमानी करते करते, गैंगस्टर्स की करते करते आज ये खड़े हुए कहाँ हैं। दो सवाल आते हैं इनसे, इनकी मिनिस्ट्रीज के ऊपर सवाल आते हैं और दूसरा इनकी जायदाद के ऊपर सवाल आते हैं। हम भी सियासत कर रहे हैं 7 साल से, हम भी कारोबार कर रहे हैं 20 साल तक, हम तो आज तक अरबपति नहीं हुए, हम तो वही 2 की अच्छी रोटी खाते हैं, कोई अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, ये तो आगे से आगे चलते जा रहे हैं। सवाल यह है कि किस बात के ऊपर बैठकर ये रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे बहस कर रहे हैं। हमें तो इंसानियत के तौर पर एक सच्चा पाकिस्तानी होने की हैसियत से अली जैदी को खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि एक छुपी हुई चीज को उसने निकाला। आपके दिल में 100% चोर है, आप गिल्टी हैं। अगर आप सच्चे थे तो आपने इन JITs को बाहर क्यों नहीं निकाला, आपने इनको छुपा कर क्यों रखा हुआ था, छुपा रहे थे, क्या वजह थी कि तहरीक इंसाफ को इन JITs को अवाम को दिखाने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े। अवाम को ये बात सोचनी पड़ेगी, क्या वजह है कि आज ये बैठकर सारा दिन आसिफ अली जरदारी के लिए जो है उसको बचाने के लिए फरियाल तालपुर का दूसरा लिए, जिनके नामों से कांपते हैं शायद सिंध के अंदर हमारे सिंध के लोग, उनकी तर्जुमानी और उनको रोजाना बैठकर यहाँ पे बातें करते हैं। मैं सिंध के लोगों को बोलता हूँ कि डरना बंद कर दो। तहरीक इंसाफ वो है जिसने कलम के जरिए और जबान के जरिए शहर का जो सबसे बड़ा बदमाश था ना, जो सबसे बड़ा गुंडा था, उसकी भी छुट्टी कर दी है। हम सिंध के लोगों से वादा करते हैं, ये हमारा वादा है तहरीक इंसाफ का, कि ये जो दूसरी टीम यहाँ पर बैठी है जो सिंध को लूट रही है, जो सिंध को तबाह कर रही है, इनसे छुटकारा भी हम आपको दिलाएंगे। अगर हमने नहीं दिलाया छुटकारा तो हम जिम्मेदार होंगे आपके। ये 2023 से पहले आप देखेंगे कि इनको छुटकारा हासिल दिलाएंगे। हैरत इस बात की है कि ये सियासी जमात जो है, सहाफी दोस्तों, ये सियासी जमात जो है उस शख्स की बैठ के तर्जुमानी कर रही है, उस शख्स के बारे में बात कर रही है जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर कराची के अंदर बैठ के कत्लो गारत करता था, जो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे गुंडागर्दी करता था, जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर भत्ते लेता था, जो पैसा यहाँ से मुल्क के बाहर बेचकर वहां से जायदाद खरीदता था, जो बयान हल्फी जो है उज़ैर बलोच की, जिसमें बताता है कि वो रोजाना की हर महीना जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को देता था। ये उनकी बैठकर यहाँ पर तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ चले मान लेते हैं कुछ देर के लिए, इस बात को भी मान लेते हैं चले आपकी खातिर कि जो अली जैदी के पास JIT है वो अलग है और आपके पास जो सच्ची है, जो सच्ची JIT है, जो आप कहते हैं सच्ची है, अगर उसके बारे में भी बात कर लें तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साए तले सिंध हुकूमत जो है उनके साए तले यहाँ पर शहर कराची के अंदर कत्लो गारत हो रही थी और तमाशा देख रहे थे बैठे। क्या कुछ नहीं हुआ? जब यहाँ पर बल्दिया के अंदर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आपने लोगों को पकड़ना था? आप तो उस वक्त उनके इत्तेहादी थे, 2008 से लेकर 2013 तक आप उनके इत्तेहादी थे। आप जिम्मेदार हैं इस शहर के अंदर 12 साल के अंदर जितने लोग कत्ल हुए हैं इस शहर के अंदर, आपके 12 साल के अंदर जितनी यहाँ पे लूट मार हुई है उसके जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी, इनकी पूरी टीम, इनके सारे मिनिस्टर्स ये जिम्मेदार हैं। सुबह सिंध का बच्चा बच्चा, हर बुजुर्ग, हर औरत ये पूछती है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को दिया क्या। मैं सिंध के लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ
कि अगर इनका आपने असल चेहरा देखना है तो ये हल्फे बयानी है, ये आप उज़ैर बलोच की देखें। एक एक घरों तक मैं सहाफियों से कहता हूँ, मैं अपनी प्रिंट मीडिया से गुजारिश करता हूँ, सोशल मीडिया से करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, लोगों को बताएं कि शहर के अंदर क्या हुआ है, इस सूबे के अंदर क्या हो रहा है। हम भूल गए वो बच्ची उम्मे रुबाब जो कि आज दर बदर जो है नंगे पैर जो है अदालतों के धक्के खा रही है, क्योंकि उसके वालिद को, उसके चाचा को और शायद उसके एक और रिलेटिव को जो है वो इसी सूबे सिंध के अंदर जो है उसको कत्ल कर दिया गया। ऐसी कितनी उम्मे रुबाब होंगी, कितने ऐसे लोग होंगे, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत है। हम पूछे ना इनसे, हम पूछें कि सईद गनी साहब बताएं कि इन्होंने अब तक जितनी वजारतें रखी, चाहे वो तालीम की वजारत, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, चाहे वो इसके अलावा और जितनी इनको मिनिस्ट्रीज मिली, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मिली, इन मिनिस्ट्रीज के अंदर इन्होंने क्या किया, इनका इसके अंदर क्या एक्सपीरियंस था, इनको मिनिस्ट्री दी गई, कितनी इसके अंदर जो है बेजाब्तियां हुई हैं, खरबों रुपए की बेजाब्तियां हुई हैं सिंध के लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, खरबों रुपए की बेजाब्तियां। कोई पूछे नासिर शाह साहब से, पूछे नासिर शाह साहब से बताएं आपका बैकग्राउंड शुरू से क्या, आप कहां से चलते हुए आ रहे हैं, आज आप लोग कहां बने। सिंध का लोग जो है, सिंध का रहने वाला जो है वो दिन ब दिन जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, वो जमीन के अंदर धंसता जा रहा है, ना उनको पीने का पानी मिल रहा है, ना उनको स्कूलों के अंदर तालीम मिल रही है, ना उनको अस्पतालों के अंदर इलाज मिल रहा है। एक NICVD है जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब बार बार उछलते रहते हैं, NICVD का भी क्या हाल है, उसको भी हम 10 दफा आपको जो है ना अपनी बजट की स्पीच के अंदर जो है वो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर हमने आपको उसके ऊपर एक्सपोज किया है। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं मुखातिब हूं आज पूरे सिंध की आवाम से, सिंध के लोगों से मुखातिब हूं, मैं इस वक्त मुखातिब हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान से मुखातिब हूं, इसके साथ साथ मैं अपने वजीर आजम साहब से भी मुखातिब हूं कि जो कुछ सूबे सिंध का हो रहा है ये शायद इथोपिया के अंदर भी नहीं हो रहा होगा, जो सूबे सिंध के अंदर, ये शायद यमन के अंदर भी ऐसा नहीं हो रहा होगा, जो सूबे सिंध में हो रहा है, जैसे कि वो मैं समझता हूं कि शायद सर्बिया के अंदर भी ऐसा नहीं हो रहा होगा। रोजाना की बुनियाद के ऊपर सिंध के लोगों को लूटा जा रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर सूबे सिंध के लोगों को जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज है उनको नहीं दी जा रही। हम पूछे ना नासिर शाह से कि नासिर शाह साहब अभी जो बारिशें हुई हैं उसके अंदर शहर का क्या हाल हुआ है, कौन से नाले आपने साफ किए? सुना है कुछ 1 अरब रुपए जो है ना वो मिले शायद वर्ल्ड बैंक से, सही कह रहा हूं फिरदौस साहब, 1 अरब रुपए मिले हैं नालों को साफ करने के लिए। हर साल मॉनसून की बारिशें आती हैं, करोड़ों रुपए जो हैं हमीद साहब जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं बाब साहब हर साल, और हर साल ये जाते हैं, 2-4 डंपर जाते हैं, कचरा निकालते हैं, वो पैसा कहां जाता है? जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे सिंध के अंदर इक्तिदार के अंदर रहेगी, पाकिस्तान के लिए बेहतरी आ ही नहीं सकती है। ये वो सूबा सिंध है जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन सूबे सिंध के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सिंध का कार्ड जो खेलते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये आपको डराते हैं। आप इनसे पूछे इन्होंने सूबे सिंध के लिए क्या किया है। पांचवा दौर है इनका सूबे सिंध के अंदर, 12वां साल है इनका सूबे सिंध के अंदर। अगर इतने दौर किसी और सियासी जमात को मिल जाते हैं ना, किसी सियासी जमात को, तो मैं समझता हूँ कि सूबे सिंध की वो शक्ल को तब्दील कर देता। अवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इनके जितने स्पोक्स पर्सन टीवी के ऊपर रात को बैठते हैं और बैठकर तर्जुमानी करते हैं आसिफ अली जरदारी की और फरियाद तालुपुर की, क्योंकि बयान हल्फी के अंदर उन दोनों का नाम है, इन लोगों के ऊपर यकीन ना करें, इन लोगों के ऊपर भरोसा ना करें। ये पाकिस्तान के मुखलिस नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मेरा लीडर, मेरा कोई भी पार्टी का सीनियर अगर कोई गलत काम करेगा और मैं बैठकर उसकी तर्जुमानी करूंगा तो मैं मुल्क के साथ गद्दारी करूंगा। मैं अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करता, मैं सिर्फ सच के साथ जाऊंगा। मेरे लीडरशिप ने जो मुझे सिखाया है मैं जस्टिस के साथ खड़ा हूंगा, लेकिन जहां पे नाइंसाफी होगी तहरीक इंसाफ वहां पर खड़ी होगी और पीपल्स पार्टी के जितने भी नुमाइंदे हैं इनको हम एक्सपोज करते रहेंगे। सिंध के लोगों को मैं एक आखिरी पैगाम दे रहा हूं कि खुदा के लिए इनसे डरना बंद कर दें। जिस दिन आप अल्लाह से डरना शुरू करेंगे
उस दिन आपके अंदर से इनका खौफ खत्म हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ लोगों को डराएंगे, ये लोगों को एसएचओस के जरिए डराएंगे, ये झूठी एफआईआर के थ्रू डराएंगे। इनका थोड़ा सा वक्त रह गया और इंशाल्लाह ताला इनका जल्द खात्मा होगा। आपने जिक्र किया दूसरी मर्तबा जो है मर्द होश का जिक्र किया जा रहा। पहले वक्त एहतजाज के इस्लामी तारीख में मर्द होश इंतहाई बेहतरीन किरदार है, और एक जो गैंगस्टर का जो नाम है और जिसको सीना ठोकर है वो मर्द होश नहीं हुआ करता। दूसरा मेरा आपसे सब सवाल यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो बड़ा रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करती है, वज़ीर आज़म है, वफाकी हुकूमत है, ये तमाम GITs वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत के इदारे वो इस कदर बेबस क्यों है कि इन लोगों के खिलाफ जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं उनको हैंड टिल डेथ क्यों नहीं कर देते? और के इलेक्ट्रिक जिसके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म के मातहत है, जो वफाकी हुकूमत अपनी वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाज कर रही है वो उससे किस दुख का मदावा समझा जाए? एक एक करके पूछते तो बेहतर था, लेकिन तीनों के जवाब दे देता हूं। पहला सवाल, हुर का मतलब है एक जी जवां मर्द। इस्लामी तारीख में जो किरदार है उससे मैं बखूबी वाकिफ हूँ। जब वो एक जगह फैसला कर लेता है गलत है और हक के साथ आ जाता है तो उसका किरदार वो नुमाइंदगी वो कर रहा है। दूसरा सवाल आपने जो किया, नैब का चेयरमैन जो है वो लगाया किसने? PMLN मुशावरत के साथ। नैब का कानून किसने बनाया? मुशर्रफ ने। दो हुकूमतों ने इस कानून में कोई तब्दीली नहीं लाई, और आज जब कोई उनके खिलाफ एक्शन होता है तो कहते क्या है? नैब न्याजी गठजोड़। अगर कहीं इमरान खान साहब डायरेक्टली इस GIT पे वो फेडरल गवर्नमेंट के अफसरान को बुला के ऑर्डर दें कि तुम जाओ मीडिया के ऊपर और जो बात हक है वो कह दो, तो क्या कहा जाएगा कि प्रेशराइज करके बयान दिया गया। जो काम इन्हीं ने किया है 2 सिंध के अफसरान के साथ, वरना ये मुमकिन नहीं था कि 4 लोग साइन करें और बाकी 2 साइन नहीं करें। और उसके बाद जो है 164 का बयान दिया है वो उस हिस्से से मिलता है जो हिस्सा दूसरी GIT जो सईद गनी साहब की या जो सिंध गवर्नमेंट की GIT है उससे मिलता है। दोनों सवाल। आखिरी सवाल देखिए, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है। जब वो प्राइवेटाइज हुआ तो उसके लिए बुनियादी तौर पर एक मोनोपोली बनाई गई, और वो मोनोपोली बना के उसने ये जिम्मेदारी ली कि कराची शहर की बिजली की जरूरियात पूरी करेगा, और बिजली की जरूरियात पूरी करने में जीरो लोड शेडिंग है, सेफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड मोस्ट इकोनॉमिकल इलेक्ट्रिसिटी है। 3 चीजें उनके मिशन में भी ये लिखा है। मैं आज बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि आज के रोज, आज नेपरा की हियरिंग हुई और जो बात मैंने रोज अव्वल कही थी वो आज साबित भी हुई। कराची को इस वक्त 3600-700 मेगावाट से ज्यादा की जरूरत है, और किसी सूरत हाल मांगे तांगे से भी, नेशनल ग्रिड से भी लेके के इलेक्ट्रिक पूरे पावर प्लांट अपने चला ले, 3100 मेगावाट से ज्यादा बिजली कराची में नहीं आ सकती। 500 से लेकर 700 मेगावाट बिजली का फुकदान है, और वो लोड शेडिंग होगी। इस बात का इतराफ के इलेक्ट्रिक नहीं कर रही थी, और यही इतराफ कराना था कि जब मसला आया होगा तो मसले का हल आएगा। जब तक मसला ही आया नहीं होगा तो मसले का हल नहीं आ सकता। और वफाक के वजीर को भी हम ये कहते हैं कि आपको अवेयर होना चाहिए था। अगर फिरदौस शमीम नकवी और उसकी टीम नतीजे में पहुंच सकती है कि असल जेनरेशन का है, उतनी कैपेसिटी नहीं है इस शहर में जितनी इसकी डिमांड है, तो ये वफाक और नेपरा को भी पता होना चाहिए। और मैंने, मेरे भाई
मैं एक आम मुशाहिदे का इंसान हूं। मैंने ये देखा है कि माँ जो है जितना अपने बच्चे को चाहती है कोई और नहीं चाहता, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती। आपको मिल गया जवाब कि मैं क्यों एहतिजाज कर रहा हूं? और कोई सवाल जी?